हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का अंतिम वीडियो है, तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक देख करके इस सब को नोट डाउन ज़रूर करें। चलिए आरंभ करते हैं। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत ये एक छोटा सा वीडियो है, और ये वीडियो में बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इतिहास के विषय के मेरे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल और लाभप्रद होगा। ठीक है, चलिए महाराणा कुंभा के विरुद्ध या महाराणा कुंभा की मुख्य उपाधियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है युद्ध में स्थिर बुद्धि। तो महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता था। फिर महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहा जाता था? तो कुंभा एक वीर योद्धा था, साथ ही साथ वो कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक था। यानी महाराणा कुंभा वीर योद्धा, कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक होने के कारण युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि मेवाड़ के किस शासक को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता था? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा। फिर महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहा जाता था? तो महाराणा कुंभा वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक थे, इसलिए उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता था। ठीक है। फिर चलिए दूसरा है अभिनव भट्टाचार्य। इसका उत्तर होगा कि कुंभा महान संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहलाते थे। दूसरा है वीणा वादन प्रवीणेन। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए कुंभा को वीणा वादन प्रवीणेन भी कहा जाता था। यानी वीणा वादन प्रवीणेन में अगर सवाल आ जाए कि महाराणा कुंभा को वीणा वादन प्रवीणेन क्यों कहा जाता था, तो कुंभा संगीत ज्ञाता होने के साथ साथ वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए उन्हें वीणा वादन प्रवीणेन कहा जाता था। दूसरा एक नया अगर अलग तरीके का सवाल बने, ये राजस्थान बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है कि संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधियाँ दी गई, या महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधियाँ धारण की? तो अभिनव भट्टाचार्य एवं वीणा वादन प्रवीणेन। ठीक है, चलिए फिर है तीसरी राणो रासो। तो महाराणा कुंभा विद्वानों का संरक्षक होने के कारण राणो रासो कहलाते थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब है महाराणा कुंभा की रचनाएं। तो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है संगीत राज। पहली रचना का नाम क्या है? संगीत राज। दूसरी संगीत मीमांसा। तीसरी संगीत क्रम दीपिका। और चौथी है शूड प्रबंध। क्या? शूड प्रबंध। ठीक है, यानी संगीत राज, संगीत मीमांसा, फिर है संगीत क्रम दीपिका। ठीक है, और शूड प्रबंध। देखिए भाई, याद रखना है आपको, 3 तो संगीत है। संगीत में फिर क्या है? एक लड़का है राज, 2 लड़कियां हैं मीमांसा और दीपिका, मान लो ऐसे। और खेतों में अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, जब शूड करते हैं हिणिया वगैरह बाढ़ा के, इन्हें शूड कहा करे। तो शूड इस प्रकार से संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और शूड प्रबंध, ये महाराणा कुंभा की मुख्य 4 संगीत पर आधारित ग्रंथ है। अब संगीत राज के 5 भाग, इसको भी याद रखना है। 5 में भी
क्या याद रखना है कि एक भाई पाठ है और वो पाठ है गीतों का, और गीत गाए गए तो कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा। वाद्य यंत्र बजाओगे तो आपको नृत्य आएगा, और नृत्य आएगा तो अंत में आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। इन सब के पीछे रत्न कोश लगा दीजिए, यानी पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये संगीत राज के 5 भाग है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, याद रखना इसको, यही मुख्य है। यहाँ सवाल बनेगा कि महाराणा कुंभा की रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है संगीत राज, फिर संगीत मीमांसा, फिर संगीत क्रम दीपिका, फिर षोड़ प्रबंध। ठीक है, चलिए आगे। फिर महाराणा कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की, और जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद, उसके ऊपर टीका लिखी और उसको समझने के लिए उसको विस्तारित रूप दिया। एक है संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है, शारंग देव ने लिखा, तो संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी महाराणा कुंभा ने। यहाँ ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक सवाल बन सकता है कि महाराणा कुंभा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत रत्नाकर, तो कौन सी नहीं है? संगीत रत्नाकर। ध्यान रखना, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकर की रचना शारंग देव ने की थी। ठीक है, चलिए आगे। फिर है मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की। कामराज रतिसार 7 अंगों में विभाजित इसकी रचना की। तो इस प्रकार से ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। ये भी मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। अब है कुंभा के दरबार में दरबारी लेखक, कवि, वास्तुशास्त्री और प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ठीक है, तो पहला है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। यही सवाल बन गया कि एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? तो कान्हा व्यास। ठीक है, नंबर 2 पर आए हैं मंडन। मंडन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे महाराणा कुंभा के समय। उनकी कुल 7 रचनाएं अपने को मिलती है। उन 7 रचनाओं को नाम याद रखना आप। देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, यानी 3 तो मंडन है, प्रासाद, रूप और वास्तु। इन तीनों के पीछे आ जाएगा मंडन, तो 3 तो मंडन हो गए, एक वास्तुशास्त्र और एक वास्तुकार, 3 2 5। फिर छठा देवमूर्ति प्रकरण और 7वां राजवल्लभ या भूपति वल्लभ। यानी इस प्रकार से मंडप की ये 7 रचनाएं हैं मंडन की, ध्यान रखना। वापस सुनिए, मंडन की 7 रचनाएं: देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, फिर राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र और वास्तुकार। ठीक है, चलिए आगे। फिर आता है नाथा, जो कि मंडन का भाई था, उसकी रचना है वास्तु मंजरी, मोस्ट है। यहाँ फिर ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंडन की नहीं है? वास्तुशास्त्र, वास्तुकार, वास्तु मंजरी, कलानिधि, वास्तु मंजरी और वास्तु मंडन। तो इसमें वास्तु मंजरी नाथा की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब है गोविंद, जो कि मंडन का पुत्र था और उसने 3 मुख्य प्रसिद्ध रचनाएं लिखी: उद्धार धोरिणी, कलानिधि और तीसरी द्वार दीपिका। ये 3 मुख्य रचनाएं हैं। चलिए फिर वापस, तो उद्धार धोरिणी, कलानिधि। कलानिधि में क्या है? ये ग्रंथ देवालयों के शिखर विधान पर आधारित है ना। देवालयों के शिखर विधान पर आधारित है, यानी मंदिरों के जो शिखर बने हुए होते थे उन पर आधारित है। ठीक है,
शिखर रचना एवं शिखर के अंग उपांगों के संबंध में ये एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। कौन सा? कला निधि। ये मोस्ट है, कई प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। और फिर है द्वार दीपिका, और चौथा है सार समुच्चय। ये आयुर्वेद से संबंधित था और विभिन्न व्याधियों या बीमारियों के निदान और उपचार की विधियां इसमें बताई गई है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि खेता के 2 पुत्र थे, एक मंडन एक नाथा। ठीक है। और मंडन का पुत्र था गोविंद। ठीक है। ये तीनों वास्तु शास्त्र के ज्ञाता भी थे, शिल्प शास्त्री भी थे और प्रसिद्ध कुंभा के दरबारी कवि, लेखक, रचनाकार थे। ठीक है। चलिए आगे। फिर है रमाबाई, और रमाबाई आपको पता ही है महाराणा कुंभा की पुत्री थी, और रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है, वागीश्वरी कहा जाता था, और संगीत प्रेम के कारण वो प्रसिद्ध रही। यहाँ सवाल आ जाए कि रमाबाई को किन नाम से, रमाबाई किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो वागीश्वरी। ठीक है। या फिर संगीत प्रेम के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हुई? तो संगीत प्रेम के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हुई और उनको क्या कहा जाता था? वागीश्वरी। ठीक है। चलिए आगे। कवि मेहा, कवि मेहा का स्थान कुंभा के दरबार में बहुत ही ऊंचा था, आदरणीय था। उसने एक रचना लिखी तीर्थमाला। ये भी रचना बहुत ही मोस्ट है, प्रतियोगिता परीक्षा में तो सवाल बनता ही बनता है, ध्यान रखना। और इस तीर्थमाला में 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। मेहा कुंभा के समय के सबसे महत्वपूर्ण निर्माण थे कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर। उस समय मेहा वहाँ उपस्थित थे। हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं वो सोजत और नागौर से लाई गई, उनको कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया, ये मेहा बताते हैं। और रणकपुर के प्रतिष्ठा समारोह में भी मेहा उपस्थित थे। फिर है हीराचंद मुनि, ये महाराणा कुंभा के गुरु थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी गई। ठीक है। चलिए आगे। कविराज श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। वापस सुनिए, कविराज श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। ध्यान रखना, कविराज श्यामल दास महाराणा कुंभा के समय नहीं हुए, उन्होंने बाद में रचना लिखी है। तो उनकी रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक। अब है दुर्गों में पहला दुर्ग अपन देखते हैं मोटे तौर पर। बसंती दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही के निकट। तो मेवाड़ राज्य की पश्चिमी सीमा व तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी कर दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ सवाल बन जाए, बसंती दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा। बसंती दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में। महाराणा कुंभा ने बसंती दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? तो मेवाड़ राज्य की पश्चिमी सीमा और तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी करके इस बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक, समझ में आया? आगे चलिए। फिर है मचान दुर्ग। कुंभा ने मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ सवाल बन गया कि महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? तो मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, मेर जाति थी उसके प्रभाव को रोकने के लिए। फिर है अचलगढ़ का पुनर्निर्माण। महाराणा कुंभा ने 1452 में परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाने और सीमांत भागों को सैनिक सहायता शीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य से अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित। इस दुर्ग का प्रकोटा 36 किलोमीटर है, यानी इसका जो परिधि है 36 किलोमीटर है और चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की मानी जाती है। फिर है रणकपुर जैन मंदिर।
जो कि पाली में स्थित है। महाराणा कुंभा के समय दारणक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यानी दारणक शाह ने जैन मंदिर के लिए अपना धन दान दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतरी दुर्ग कटारगढ़ में महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर दी। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घृणित कार्य किया उदा ने। ठीक है, चलिए आगे। कुंभा को कुंभलगढ़ शिलालेख में धर्म और पवित्रता का अवतार दानी राजा भोज और कर्ण से भी बढ़ करके बताया गया है। यानी धर्म और पवित्रता का अवतार दानी राजा भोज और कर्ण से बढ़ करके बताया महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा की निष्ठा वैष्णव धर्म में थी। ठीक है, और स्वयं को परम भागवत कहा करता था। जिस प्रकार से गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार से महाराणा कुंभा भी अपने आप को परम भागवत कहते थे। उन्होंने आदिवारा की उपाधि भी धारण की थी। ये भी मोस्ट है। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवारा। तो आदिवारा की उपाधि कौन से मेवाड़ शासक ने धारण की थी? महाराणा कुंभा। तो इस प्रकार से ये अपना आज का चैप्टर समाप्त हुआ। सवाल लिखिए फटाफट। महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 1, महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहा जाता था? सवाल नंबर 2, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य एवं वीणा वादन परिवीणन क्यों कहा जाता था? सवाल नंबर 3, मेवाड़ के किस शासक को राणो रासो कहा जाता था? मेवाड़ के किस शासक को राणो रासो कहा जाता था और क्यों? नेक्स्ट सवाल नंबर, वापस सुन लीजिए। सवाल नंबर 4, महाराणा कुंभा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? सवाल नंबर 5, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? नेक्स्ट सवाल नंबर 6, मंडन की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। मंडन की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सवाल नंबर 7, वास्तु मंजरी किसकी रचना है? वास्तु मंजरी किसकी रचना है? सवाल नंबर 8, मंडन के पुत्र गोविंद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सवाल नंबर 9, महाराणा कुंभा की पुत्री किस नाम से प्रसिद्ध थी और क्यों? महाराणा कुंभा की पुत्री किस नाम से प्रसिद्ध थी और क्यों? नेक्स्ट, तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के गुरु का नाम क्या था और उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने बसंती दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण क्यों कराया? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कब करवाया? नेक्स्ट, चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन से दुर्ग की मानी जाती है? नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा कितने किलोमीटर लंबा है? नेक्स्ट, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके समय और किसने करवाया? नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की हत्या कब और किसने की? धन्यवाद दोस्तों। आगे का वीडियो आएगा आपके लिए मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ हिस्ट्री वाले, आपके अपने हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल से बिल्कुल फ्री। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।